देखिए आगे कुछ जीवाणु और शैवाल कवक ये बताए गए हैं। स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास शैवाल, स्पाइरोगाइरस शैवाल, अमीबा प्रोटोजोआ, पैरामीशियन प्रोटोजोआ, राइजोपस ये कवक है, पेनिसिलियस कवक, एस्परजिलस कवक, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। आगे देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल और कवक होते हैं। ये बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल व दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब ये हर जगह पर होते हैं, मरुस्थल में भी होते हैं, ठंडी जगहों पर भी होते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। देखो अब सूक्ष्म जीवों को हम व्यवसाय में कैसे यूज़ में ले सकते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक अम्ल उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों में सूक्ष्म जीवों का बहुत उपयोग होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। देखो बच्चों, किण्वन क्या होता है कि जैसे हम कुछ बनाते हैं, ब्रेड बना रहे हैं या फिर हम इडली डोसा बनाते हैं या हम केक बनाते हैं, तो उस जो उसका बैटर रहता है या जो उसका आटा रहता है उसको थोड़ी देर के लिए हम सड़ाने के लिए रखते हैं, उसको खमीर उठाने के लिए रखते हैं। तो जो खमीर होता है, जो उसका सड़ना होता है, उसे ही हम किण्वन कहते हैं। तो उसकी जो खोज की थी वो की थी लुई पास्चर ने 1857 में। आगे देखिए सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। देखो जब हमें कभी बुखार होता है या कोई भी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी हमारे अंदर होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटीबायोटिक लगाता है, या तो वो इंजेक्शन देता है या फिर हमें कोई दवाई देता है। तो जो एंटीबायोटिक होती है उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे अंदर जो रोग पैदा कर रहे हैं उन जीवों को वो नष्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ये औषधि रूप में हमारे काम आते हैं। आगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि वो किसानों के मित्र होते हैं। तो वो किसानों के मित्र कैसे हैं कि जब वो मिट्टी डालते हैं उसमें, तो मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ उर्वरक भी होते हैं, खाद होती है उसमें, तो उन सबको वो मिला के एक गड्ढे में डाल देते हैं। फिर वो और ज़्यादा सड़ने लगता है उसके अंदर, तो उससे वो खाद बनती है। इसी तरीके से कुछ जीवाणु हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है और वो ही हमारे जो फसलें होती हैं उनमें वो काम में आती है। अभी तक हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी ही हैं, लाभदायक हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमारे लिए हानिकारक कैसे हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम कहते हैं रोगाणु। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन का एक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोग के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है
और अगर सामने उसके कोई व्यक्ति है और वो उसके ऊपर छींक देता है तो कुछ छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उनमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वो हानिकारक होते हैं। तो वो सामने वाले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसके शरीर में, और इससे उसे भी सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। इसी तरीके से चिकन पॉक्स, हैजा, ये भी इसी संचरणीय रोग कहलाते हैं, क्योंकि जिन जीवाणुओं का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाता है और वो बीमारी भी एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाती है। कुछ कीट व जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। देखिए बच्चों, मक्खी जो होती है वो हमारे घरों में आती है, सभी घरों में मक्खी आती है, लेकिन वो जो मक्खी होती है वो कई जगह कचरे पे बैठती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ गंदी गंदी जगहों पर वो बैठती है। और अगर हमारे घर में खाना खुला हुआ है, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम खा रहे हैं, उस पर आके वो बैठती है, तो वो जो भी सूक्ष्म जीव हैं हानिकारक हमारे लिए वो उन पर छोड़ देती है, और जिससे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ये देखिए, ये याद करने वाली बात है कि मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक है, मतलब मलेरिया। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, आगे देखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ रोग, उनके रोग कारक, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय दे रखे हैं। देखिए, पहला है क्षय रोग, जो जीवाणु से फैलता है और वायु के द्वारा इसका संचरण होता है। फिर है खसरा, जो वायरस से फैलता है और वायु से संचरण होता है। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, इससे ये भी वायु से वो होता है संचरित। फिर है पोलियो, ये वायरस से फैलता है और ये भी वायु से या जल से संचरित होता है। और इन चारों के बचाव के उपाय हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर उसका टीकाकरण किया जाना चाहिए। आगे देखिए, हैजा जीवाणु से फैलता है और जल और भोजन से ही संचरित होता है। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है और जल से ही संचरित होता है। इसके बचाव के उपाय हैं व्यक्तिगत स्वच्छता व अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल व टीकाकरण करना। आगे हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से फैलता है और जल से ही संचरित होता है। इसका बचाव है उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण करना। आगे है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से फैलता है और मच्छर इसका संचरित करने वाला तरीका है। इसका बचाव है मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर इकट्ठा न होने देना। तो यहाँ हमें कुछ रोगों, उनके रोग कारक और संचरण का तरीका पता चला। देखो बच्चों, कई बार एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि क्षय रोग का रोग कारक क्या है, तो उसका आंसर होगा जीवाणु। अगर पूछेंगे संचरण का तरीका क्या है तो बोलेंगे वायु। खसरा है, उसका रोग कारक क्या है, वायरस है। चिकन पॉक्स का वायरस है। पोलियो का भी वायरस है। हैजा उसका जीवाणु है। टाइफाइड का जीवाणु। हेपेटाइटिस ए का वायरस है। मलेरिया का प्रोटोजोआ है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे कुछ पौधों में होने वाले रोग, जैसे नींबू कैंकर, जिसका रोग कारक है जीवाणु और ये फैलता है वायु से। गेहूं की रस्ट, इसका रोग कारक है कवक, ये फैलता है वायु और बीज से। भिंडी की पीत, इसका रोग कारक है वायरस, जो फैलता है कीटों से। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव जंतुओं में ही बीमारी होती है, मनुष्यों में बीमारी होती है, ये पौधों में भी बीमारी होती है। आगे हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्त यानी फूड पॉइजनिंग। कई बार आपने सुना होगा, जब हम खराब चीज़ें खा लेते हैं या फिर
एक चीज़ के ऊपर कुछ दूसरी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमें उसके साथ साथ नहीं खानी चाहिए थी, तो वो दोनों मिलकर पॉइजन बन जाती है और उसी से हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी होता है कि पेट दर्द होने लग जाता है, कभी होता है कि हमें उल्टी हो जाती है, कभी हमारे लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम गलत चीज़ों को मिलाकर एक साथ खा लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। आगे है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण देखो बच्चों क्या होता है, किसी भी खाने पीने की वस्तुओं को संरक्षित रखना, उसको स्टोर करके रखना, यही खाद्य परिरक्षण होता है। तो हम उसे स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, देखिए रासायनिक उपाय। नमक व खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इसलिए इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। मतलब इसलिए इन्हें खाने को संरक्षित रखने वाला कहा जाता है। नमक और तेल, इन दोनों ही चीज़ों का उपयोग कब किया जाता है, जब सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोका जाए। हम नमक या खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव को वृद्धि नहीं होती है। देखिए परिरक्षण कई तरीके से होता है, जैसे नमक के द्वारा, चीनी के द्वारा, तेल व सिरके के द्वारा, गर्म व ठंडा करके इसका परिरक्षण किया जा सकता है, और भंडारण या पैकिंग करके। देखिए बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ सामान होते हैं जो खुले मिलते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो पैकेट में मिलती हैं। तो जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं वो कई दिनों तक संरक्षित रहती हैं और उन पर एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, तो इस तरीके से वो संरक्षित रह पाती है। लेकिन जो खुली हुई जो चीज़ें हैं वो इतने दिन तक सही नहीं रह पाती। आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा का स्थित होना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसका क्या मतलब है ये देखिए, नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णरहित न्यूक्लिक एसिड, विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे व जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, इसलिए मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में उसको परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार का उपयोग यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग करके मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन व अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, तो पौधे या जो जंतु होते हैं सीधा उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए जब पानी में नीले हरे शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं उन तक वो पहुंच जाती है। इस तरीके से नाइट्रोजन उन तक भी पहुंच जाता है और पौधे व जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और पौधों द्वारा इसका पुनः हो जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। मतलब पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78% है, और इस तरीके से वो पौधों में भी जाती है, छोटे छोटे जीव जंतु में भी जाती है, और जो मनुष्य हैं उनको तो वो मिलती ही है। तो बच्चों अभी हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम समझ चुके हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। कई जगह पर वो हमारे लिए लाभदायक हैं और कई जगह पर वो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। तो इसलिए जहाँ पर वो हानिकारक है तो हमें उनसे बचाव रखना चाहिए, और जहाँ वो लाभदायक है तो हमें उनका उपयोग करना चाहिए। ये हमारा लेसन सेकंड ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तीसरे लेसन की ओर, संश्लित रेशे और प्लास्टिक। बच्चों हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो
रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किन चीज़ों में काम आते हैं। रेशे आपको पता ही है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो किन्हीं कुछ धागों से बने होते हैं, उन धागों को ही रेशे कहते हैं। और कपड़े भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कई होते हैं नायलॉन के होते हैं, कई कॉटन के होते हैं, कई रेयॉन के होते हैं। तो यही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपने पहले पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे कपास है, ऊन है, रेशम है, ये सब हमें पौधों से और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन है वो हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़ों से प्राप्त होती है। रेशम है वो कीटों से प्राप्त होती है। कपास है वो हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो इनसे प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक रेशे। और दूसरी ओर कुछ और रेशे होते हैं संश्लेषित रेशे होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे कहा जाता है। एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे जो हमें पौधों और जीव जंतु से मिलते हैं, और एक होते हैं संश्लेषित रेशे जो जिन्हें मानव ने बनाया है। तो आगे हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, जिसमें पहला है रेयॉन। देखिए, रेशम कीट से प्राप्त ये किया जाता है, ये नहीं, रेयॉन प्राप्त नहीं, रेशम रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जिसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए और 19वीं सदी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता मिल गई। और इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। तो अभी हमें पता चल गया है कि जो रेशम होता है वो तो कीटों से प्राप्त होता है, लेकिन वो कपड़ा बहुत ही महंगा होता है और आकर्षक होता है। तो इसी तरह के कपड़े को देखने में, इसी तरह के गुण वाले कपड़ा देखने में, या इसी तरह का गुण वाला धागा देखने में वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की। आखिरकार में उनको ऐसा एक धागा, ऐसा एक रेशा मिल गया। उन्हें क्या मिला? रेयॉन। जो कि रेयॉन होता है रेशम से बहुत ही सस्ता होता है और ये उसी की तरीके से बुना जा सकता है। ये अलग अलग रंगों में भी मिलता है और इससे क्या बनती है? इससे हमारी चादरें बनती हैं बिस्तर की, या फिर इसको ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा भी बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे, दूसरा है नायलॉन। पहला हमने पढ़ा रेयॉन जो कि रेशम के जैसा होता है, दूसरा होता है नायलॉन। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग किया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। पूर्ण रूप से संश्लेषित का मतलब है पूर्ण रूप से मानव निर्मित रेशा था ये। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। ये चमकीला, धुलने में सुगम था। अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में हम लेते हैं, जैसे जुराबें हैं, रस्सी है, तंबू है, दांत साफ करने का ब्रश है, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। इन सब में नायलॉन का यूज़ होता है। तो हमने देखा, एक रेयॉन है मानव निर्मित रेशा जिसका उपयोग होता है कालीन बनाने में ऊन के साथ मिलाकर, और इससे हम बिस्तर भी बना लेते हैं, कुछ कपड़े भी बनते हैं। और दूसरा होता है नायलॉन, जिसे भी हम कुछ कपड़े भी बना सकते हैं। ज़्यादातर इससे जुराबें, रस्सी और जो ब्रश होती है दांत साफ करने की, वो पर्दे, कारों की सीटें, ये सब हम इससे बना सकते हैं। आगे तीसरा हम देखेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक।
पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सॉरी इस रेशे में जो कपड़े से बनती है, इसमें आसानी से सलवटें नहीं होती। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक ही धुल भी जाता है, इसलिए यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। देखिए, इसमें पॉलिएस्टर का भी एक प्रकार बताया गया है, पेट। पॉलीएथिलीन टर्टलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के लिए निर्माण के लिए किया जाता है। आगे हम देखेंगे, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल या कंबल का उपयोग करते हैं। इनमें बहुत से वास्तव में ऊन से नहीं बने होते, लेकिन वो ऊन के जैसे दिखाई देते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के रेशे से तैयार किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये अलग अलग रंगों में मिलती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशा की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने 4 प्रकार के रेशे पढ़े हैं। पहला था रेयॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिएस्टर और चौथा है एक्रिलिक। आगे हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, मतलब ये कैसे कैसे होते हैं, किन किन चीज़ों में ये काम आते हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। देखिए, संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। मतलब जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, जीव जंतुओं से मिलते हैं, वो तो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जो रेशे मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित हैं, वो बहुत ही सस्ते और टिकाऊ भी होते हैं। और हम भी अपने घरों में अधिकतर उन्हीं रेशों का प्रयोग करते हैं, जो ज़्यादा टिकाऊ हों, जो ज़्यादा चलें, जो ज़्यादा सस्ते हों। आगे हम देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक तो बच्चों आप जानते हैं किन किन चीज़ों में काम में आता है। बोतल में, टब में, बाल्टी में, कुर्सियों में, कार में, बसों में, हर जगह प्लास्टिक का बहुत यूज़ होता है। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक भी कई प्रकार की होती हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए या सरलता से मुड़ जाए, उसे कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। जैसे ये खिलौने, कंघियाँ और कई तरह के पात्र होते हैं, उनमें ये काम में आता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर भी नम नहीं किया जा सकता। उन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, बनी होती हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होती हैं। और ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि प्लास्टिक भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से गर्म करने पर उसको मोड़ा जा सके, उसमें परिवर्तन किया जा सकती। और एक दूसरी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे एक बार अगर जैसा आकार मिल गया उसे, वो वैसा ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी गर्म करो, कितना भी उसे नम करो, तब भी वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे हम देखेंगे प्लास्टिक के विशेषताएं कि प्लास्टिक में क्या क्या गुण होते हैं, इसलिए वो अधिक काम में आता है। देखिए, प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। अनभिक्रियाशील का मतलब है कि जैसे लोहे को हम पानी में रख देते हैं या फिर खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसको हम कितने भी दिनों तक रख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसको ही प्रेफर करते हैं। किसी चीज़ को रखना हो, खाने पीने की चीज़ रखनी हो, तो हम ज़्यादातर प्लास्टिक को ही काम में लेते हैं। दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। बिल्कुल है, जो प्लास्टिक है वो लोहे से ज़्यादा हल्का है, स्टील से ज़्यादा हल्का है और लंबे समय तक ये रहता है। प्लास्टिक कुचालक है। ये आपको पता ही है कि प्लास्टिक में कभी भी कोई करंट नहीं आता है,
इसलिए जो बिजली के तार होते हैं वो भी प्लास्टिक की परत से ढके रहते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। देखो बच्चों, आपको पता ही है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, तो वहाँ पे हम कुछ सामान जब लेते हैं तो वो प्लास्टिक के पॉलीथीन में हमें देते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से अपघटित नहीं होता, नष्ट नहीं होता प्लास्टिक। इसलिए और चीज़ें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है जब हम उसे फेंकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं, तो वो ज़मीन में तो जाता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता, वो कई टाइम तक जीवित रहता है। और ये कई जानवरों के लिए भी हानिकारक है। अगर जानवर कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते खाते अगर प्लास्टिक को अंदर ले लेंगे तो उनके जीवन के लिए वो खतरा बन सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ अपशिष्ट प्रकार दिए गए हैं और उनके ह्रास होने का भी टाइम दिया गया है कि वो कितने दिनों में नष्ट हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले है सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन, इनको ख़त्म होने में लगता है 1 से 2 सप्ताह। फिर है कागज़, ये 10 से 30 दिन में ख़त्म हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीनों में। लकड़ी 10 से 15 वर्षों में। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में। टिन, एल्युमिनियम और जो अन्य डिब्बे होते हैं वो 100 से 300 वर्ष में हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं वो कई वर्षों तक रहती हैं, इसका कोई टाइम नहीं दे रखा। इसलिए प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इसलिए हमें इनका कम ही यूज़ करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में भी, घरों में भी हमें प्लास्टिक का बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है और इस लेसन में शायद ही कुछ ऐसा था जो आपको समझ में ना आया हो। इसमें सिर्फ हमने कुछ रेशो के बारे में पढ़ा है और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है, तो वो आपको पहले से भी पता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।